हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ फैक्ट इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड हैं वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फैक्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो भी आप आज सुनिएगा बेहतर तरीके से। इन्वायरमेंट में एक लेक्चर हमने दिया आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भारत में भी जैसे कुछ एक्ट वगैरह आए थे वो भी हमने देखा, तो उसको जाकर आप देख लीजिए, वीडियोस में पढ़ा है लेक्चर। और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए, जल्दी ही क्विज का जो है कि संख्या उसमें बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही निकल ना लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, लेकिन जो भी है कम से कम घटना चक्र आधी यहाँ पर कंप्लीट होके यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं। बाकी नॉर्मल चीज़ें आप जानते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इन ड्राई एयर इज़, तो कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है। तो देखिए यहाँ पर इससे क्वेश्चन कई पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। यूपीपीसीएस 17 में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, यहाँ पर डिटेल है इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है 78% तक है पूरे एटमॉस्फेयर में। कितना? 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन का स्थान आता है 20.95 या 21% कहा जाता है। ओके, फिर तीसरी सर्वाधिक मात्रा में गैस जो है वो है आर्गन 0.93%। आर्गन कितनी है? 0.93%। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। तो 0.03 याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पीसीएस 2017 में पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है? 0.03%। द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर 0.03% होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है कि बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह हम लोग जला रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जो एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, उनका डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, उनकी कटाई हो जा रही है पेड़ों की, तो उसकी संख्या CO2 की संख्या बढ़ रही है। CO2 का कंसंट्रेशन जो है कि वो बढ़ रहा है ना। तो ये चीज़ है। तो अभी के लिए आप याद रखिएगा, सर्वाधिक नाइट्रोजन पता होगा, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन का स्थान आता है 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नियॉन है, फिर उसके बाद हीलियम है, फिर मेथेन है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्रम से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कहते हैं कि उस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए कि सर्वाधिक कौन, सर्वाधिक कौन, सर्वाधिक, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे बना के पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। यहाँ से पीसीएस ने पूछा और यूपीपीसीएस ने भी, मतलब यूपीपीसीएस में पूछे गए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर। नोबल गैसेज जो हैं, हमने आपको ट्रिक बताई थी, HX रैंक, हीलियम, ज़ेनान, रेडान, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन। हीलियम, ज़ेनान, रेडान, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन। जिनमें से रेडान जो है कि प्रेजेंट नहीं होती एयर में नहीं होती, लेकिन जब भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह आने वाला होता है तो उस वक्त इस गैस की संख्या बढ़ जाती है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तब उसी वक्त सिर्फ बढ़ता है, बाकी समय ये प्रेजेंट नहीं रहती है। ठीक, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको देखिए, यहाँ पर लिखा है कि विच ऑफ द एबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ। कौन सा ऐसा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है। फोटोसिंथेसिस, आप जानते हैं कि पौधे जो होते हैं, पौधे क्या करते हैं? जल लेते हैं, H2O लेते हैं, मतलब H2O लेते हैं पृथ्वी से, मतलब नीचे धरती से H2O लेते हैं, और यहाँ पर CO2 लेते हैं, पर्यावरण से CO2 लेते हैं, है ना। CO2 और H2O लेते हैं, और सनलाइट जब होती है, सूर्य की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, है ना। यही सनलाइट है। ओके, तो ये सनलाइट की वजह, सनलाइट एक तरह से उत्प्रेरक का काम करती है, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का कार्य करती है, कैटलिस्ट। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में तो ये पौधे जो है कि CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसको छोड़ थोड़े रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। जितने भी जीव हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, सभी लोग जितने भी जहाँ पर जीवन है, जैसे पौधों को छोड़कर जीव जंतु जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि वो ऐड करते हैं CO2 ऐड करते हैं। जब वोल्केनो यानी ज्वालामुखी जब निकलती है तब भी वहाँ से CO2 वगैरह निकलती है। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब डीके होता है, जब चीज़ें, जैसे कोई जीव जंतु मर जाता है तो वो सड़ता है, तो क्या होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, ऐड नहीं हो रही है एटमॉस्फेयर में, जबकि ये ले रहा है, ये ले रहा है ना पर्यावरण से आपकी, ये ले रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए एक जो है कि गलत है, तो एक गलत है, तो एक ये एलिमिनेशन खेल जाइए, तो ये 2 गलत हो गए। अब आपको पता है रेस्पिरेशन में भी 2, 3 और 4, यानी 2, 3 और 4 में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं। पेड़ पौधे तो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, ठीक है, यही है। आगे है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज़ आल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला क्या होता है, एक तरह से कहते हैं अम्ब्रेला छाता होता है, मतलब उसके छाते के अंदर कई लोग आके खड़े हो सकते हैं, बड़ा वाला छाता है। तो मतलब बहुत से एक्ट वगैरह जो उसी के अंदर में आ गए। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में 1986 में आया था। कल हमने आपको बताया था कि WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में। उसके अलावा एयर प्रिवेंशन एक्ट के बारे में हमने बताया कि 1981 में आया। तो ये जो एक्ट कब कब आए हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ज़्यादातर UPPCS में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन सिर्फ सुमेलित करने के लिए कि कौन सा सही है, कब आया था कब नहीं आया था, है ना। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इसको कहा जाता है, क्योंकि इट्स आल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इन द वेक ऑफ भोपाल ट्रेजेडी। अब यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1983 में, हुई थी ना 1983 में भोपाल गैस ट्रेजेडी। अगर हम रॉन्ग होंगे तो बताइएगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो गई थी एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये कार्बाइड फैक्ट्री थी, शायद हिंदुस्तान कार्बाइड ऐसे करके नाम है, वो फैक्ट्री थी वहाँ पर भोपाल में, मध्य प्रदेश में, जो बहुत ज़्यादा गैस रिलीज़ हो गई थी, तो जिसकी वजह से बहुत लोग मर गए थे। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, इन सब चीज़ों को देख के। ओके, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड 2 गैसें वहाँ से निकली थी। क्वेश्चन कई बार UPPCS ने पूछा है, 2020 में भी पूछा है, और भी कोई एग्जाम होता है तो उसमें भी पूछ लिया जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, which of the following related to protection of ecological balance। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए प्रोटेक्ट जो करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को, कौन सा ऐसा रिलेटेड है। फॉरेस्ट पॉलिसी जो लाई गई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई, तो वो भी लाई गई, तो ये पूरे तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए लाई गई। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वो भी पर्यावरण को बचाने के लिए ही। इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह हैं कि मतलब इतना ज़्यादा धुआं नहीं निकलना चाहिए आपकी इंडस्ट्री जो है कि मेन सिटी एरिया से थोड़ा दूर होनी चाहिए, है ना। और एजुकेशनल पॉलिसी भी वो भी प्रोटेक्शन के लिए है। एजुकेशनल पॉलिसी में देखे हैं कि आप क्लास 6 से ही, क्लास 5 से ही इन्वायरमेंट रख दिया गया है, आपको इन्वायरमेंट पर्यावरण के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सभी जो आपको सामने दिख रही हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए हैं, है ना। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इकोसिस्टम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब हम इकोसिस्टम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कुछ और चीज़ें। अब यूकेलिप्टस के बारे में यहाँ पर लिखा है, यूकेलिप्टस आल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल एविल। यूकेलिप्टस, कहीं कहीं पे आप देखे होंगे यूकेलिप्टस को सफ़ेदा कहा जाता है, सफ़ेदा। और ये पेड़ ऐसा है जो डिज़र्ट बना देता है पूरी ज़मीन को, एक तरह से रेगिस्तान में परिवर्तित कर देता है। रेगिस्तान में जैसे कि आप देखे होंगे, आप अपने आसपास देखे हैं, उत्तर प्रदेश में तो देखे होंगे कि बहुत जगह है, आप दिल्ली में भी देख सकते हैं और आप लखनऊ में भी पा जाएंगे, मतलब हर जगह उपलब्ध है ये पेड़। यह पेड़ इतना ज़्यादा पानी खींचता है ज़मीन से कि उसके आसपास का एरिया जो होता है, आसपास मतलब कि 50 मीटर 40 मीटर के एरिया में पानी एकदम बचता ही नहीं है, पूरा ख़त्म कर देता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है इन्वायरमेंटल एविल इसको कहा जाता है। और यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में ही यह पाया जाता था। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा कि सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, विक्टोरिया, तनामी, ये सब डिज़र्ट हैं। और डिज़र्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, विक्टोरिया, ये सब डिज़र्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सब ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और यह पेड़ वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है। ओके, यहाँ पर लिखा गया कि लेंटिक इकोसिस्टम क्या होता है, लेंटिक और लोटिक। लेंटिक इकोसिस्टम क्या होता है और लोटिक इकोसिस्टम। लेंटिक का मतलब होता है कि जो पानी रुका हुआ हो। लेंटिक इकोसिस्टम वो है जो पानी रुका हुआ हो। आप देखे होंगे आपके गांव में तालाब होंगे और आम भाषा में पोखरे भी बोले जाते हैं। तो तालाब, पोखरे हो गए और थोड़ी सी झील वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें लेंटिक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन लोटिक की बात जब करेंगे तो वहाँ पर डायनेमिक होता है, जैसे कि नदियाँ हो गई,
नदियाँ हो गई। जो डायनेमिक जो वाटर बहता हो उसको लोटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। लेंटिक वाला जो स्टैटिक होता है, पानी रुका हुआ होता है, और लोटिक मतलब जो डायनेमिक होता है, पानी चलता रहता है। ओके, इकोटोन क्या है? इकोटोन जो है कि जोन और जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। जोन या जंक्शन होता है। जैसे आप देखे होंगे कि इस प्रकार से ये धरती है और इधर पानी वाला एरिया आ गया। ये धरती है, ऐसे इस प्रकार से बना है। मान लीजिए ये धरती है और यहाँ पर कोस्ट जो होता है, पानी वाला एरिया। तो इधर आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं पानी में, और इधर कुछ पक्षी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। पक्षी ज़्यादा मात्रा में आते हैं और मछलियों को पकड़ के खाते हैं। और ये जो बीच वाला जो एरिया होता है, यही जो होता है इकोटोन इसको बोला जाता है। जोन और जंक्शन बिटवीन टू, एक तो आपका देख रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, दूसरा आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम है। दोनों जहाँ पर मिलते हैं, यही क्षेत्र जो होता है वही कहा जाता है इकोटोन। जैसे यहाँ पर आप देखिए कम्युनिटी फॉरेस्ट, कम्युनिटी ग्रासलैंड, वहाँ भी होता है इकोटोन, है ना। तो ये है इकोटोन। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इकोसिस्टम टर्म दिया किसने था? एजी टैंसले ने दिया था। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं पीसीएस के मेंस में, जब 2017 तक मेंस होता था। अभी आप जैसे इसी में यूपी पीसीएस में ही आपके एसीएफ आरएफओ की वैकेंसी आती है, तो उसका जब मेंस होता है तो जीएस1 जीएस2 उसमें ऑब्जेक्टिव ही है। ओके, और एकमात्र ऐसी सर्विस है उत्तर प्रदेश की जहाँ पर पूरे तरीके से भारत दर्शन करवाया जाता है एसीएफ आरएफओ वगैरह में। तो इसमें इकोसिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अभी तक तो मेंस में पूछी जाती थी, तो क्या पता आपको पूछ दें पीटी में भी। तो इकोसिस्टम टर्म दिया था किसने? एजी टैंसले ने। किसने दिया था? एजी टैंसले ने। एजी टैंसले, इकोसिस्टम, एजी टैंसले, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पैक्नोक्लाइन और पेक्नोक्लाइन क्या होता है? ये डेंसिटी ग्रेडियंट की बात करता है। डेंसिटी ग्रेडियंट इन एन इक्वेटिक सिस्टम, डेंसिटी ग्रेडियंट इन एन इक्वेटिक सिस्टम पेक्नोक्लाइन। हेलोक्लाइन जो है कि साल्ट ग्रेडियंट की बात करता है, साल्ट नमक की बात करता है, साल्ट ग्रेडियंट की बात करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। थर्मोक्लाइन क्या है? टेम्परेचर चेंज की बात करता है, चेंज इन टेम्परेचर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करता है। ओके, तो पैक्नोक्लाइन जो है डेंसिटी ग्रेडियंट, हेलोक्लाइन जो है साल्ट ग्रेडियंट, थर्मोक्लाइन जो है कि टेम्परेचर की बात करता है। और चलिए ये तो आगे हम लोग देख लेंगे। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में यानी 1980 में आया था। इसी प्रकार से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन किसके रिलेशन? इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी क्या होगी? तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच की जो रिलेशन होती है वही इकोलॉजी है। और इकोलॉजी टर्म को किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था टर्म? याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकल ने इस टर्म को दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने इस टर्म को दिया था इकोलॉजी। अभी हमने बताया इकोसिस्टम को किसने बताया था? इकोसिस्टम एजी टैंसले इकोसिस्टम। अर्नेस्ट हैकल ने क्या बताया? इकोलॉजी टर्म दिया था। इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय टैंसले। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस में, यूपी पीसीएस में भी आप देख सकते हैं आने वाले समय में। एजी टैंसले इन 1935 में इन्होंने दिया था इकोसिस्टम टर्म। ओके, ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है इकोलॉजी को रिटर ने, इकोलॉजी एजी टैंसले भी हैं। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा गया क्या? यहाँ पर है, हाँ, यहाँ पर इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय एजी टैंसले, इकोसिस्टम एजी टैंसले के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर शायद गलत हो गया है, इकोसिस्टम नहीं, सही, इकोसिस्टम एजी टैंसले। इकोलॉजी यहाँ पर हमने क्या बताया है? इकोलॉजी टर्म अर्नेस्ट हैकल और रिटर जी का भी नाम आता है, ये बाद में दिए हैं। रिटर जी का भी नाम आता है, इकोलॉजी में रिटर भी हैं और वो भी हैं अर्नेस्ट हैकल। ओके, अर्ने नईस हैं। डीप इकोलॉजी की बात करते हैं अर्ने नईस। डीप इकोलॉजी की बात करते हैं अर्ने नईस। डीप इकोलॉजी, डीप बात हो रही, बहुत गहरी बात आपने बोल दी हमको। तो मान लीजिए किसी दोस्त से आप कहते हैं कि बहुत गहरी बात बोल दी, बहुत डीप बात बोल दी है आप, तो बहुत गहरी बात हो गई। तो दूसरा दोस्त कह रहा अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो ऐसे ही, हमारा इंटेंशन नहीं था बोलने का। अरे नहीं, अर्ने नईस। ओके, तो डीप इकोलॉजी अर्ने नईस। इकोलॉजिकल निके जोसेफ ग्रीनेल ने कहा है। जोसेफ ग्रीनेल, निके में आई लगा है, आई, और ग्रीनेल में आई है, ऐसे याद करिए। निके जो है कि ग्रीनेल ने दिया है, निके ग्रीनेल ने दिया है। ओके, याद रखिए, ग्रीनेल निके ने दिया है। डीप इकोलॉजी वही अर्ने नईस, डीप इकोलॉजी अर्ने नईस, वही चीज़ लिखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर है
बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की बात की, नॉर्मन मेयर्स। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की बात हो रही है, हॉट स्पॉट नॉर्मन मेयर्स। तो हॉट की बात हो रही तो नॉर्मल रहो, हॉट की बात हो रही तो नॉर्मल रहो। बहुत मौसम इस समय गर्मी ज़्यादा है, इसलिए हॉट की बात हो रही तो नॉर्मल रहो, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नॉर्मन मेयर्स। ग्रीन हाउस गैसेस की बात पहली बार कौन किया था? ग्रीन हाउस गैसेस जोसेफ फोरियर। ग्रीन हाउस गैसेस जोसेफ फोरियर। ओके, याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर जो 4-5 नाम आपको दिख रहे हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका पक्का मान के चलिए। अब यहाँ पर कुछ जो है कि जैसे यहाँ पर मीनामाटा डिजीज़ हो गई, इटाई डिजीज़ हो गई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये सब मटेरियल शंकर IAS से लिए गए हैं। अब मरकरी की वजह से मीनामाटा डिजीज़ होती है, मरकरी की वजह से मीनामाटा डिजीज़ होती है, ये आपको पता है। मरकरी कंपाउंड इन वेस्ट वाटर आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरियल एक्शन इनटू एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मरकरी। बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और विच कैन कॉज नंबनेस ऑफ लिप्स एंड टंग, डीफनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड मेंटल डिरेंजमेंट। यानी इसकी वजह से ये सब समस्याएं हो सकती हैं मरकरी की वजह से। ओके, जिसके लिए मीनामाटा कन्वेंशन आया, मीनामाटा डिजीज से रिलेटेड। मीनामाटा जापान में एक जगह है, वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में मरकरी बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो वहाँ पर जो है कि मछलियों के पेट में चला गया और मछलियों से इंसानों में आ गया, मछलियाँ जो लोग खाते थे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये सब समस्याएं होने लगीं। तो 1952 में ये डिटेक्ट किया गया था, तो मीनामाटा कन्वेंशन आया, तो मरकरी से रिलेटेड है। ओके, कैडमियम की बात करें, जब पानी कैडमियम से कंटेमिनेट रहेगा तो क्या हो सकती है बीमारियां? इटाई डिजीज़, इसको और कहते हैं ऑच डिजीज़। इटाई डिजीज़ या ऑच डिजीज़ कैसी डिजीज़ है, कैसी बीमारी है? अ पेनफुल डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, बहुत दर्द होता है हड्डियों में, जॉइंट में। ओके, एंड कैंसर ऑफ लंग्स एंड लीवर्स, ये भी कैंसर भी हो सकता है। ओके, और एनीमिया हो सकता है, हेडेक, लॉस ऑफ मसल पावर, प्लूइस लाइन अराउंड द गम। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं कैडमियम की वजह से। याद रखिए, इटाई या ऑच डिजीज़ कैडमियम की वजह से हो सकती हैं। एक्सेस नाइट्रेट की जब बात होती है, ड्रिंकिंग वाटर में, पानी में नाइट्रेट वगैरह बढ़ जाएगा तो क्या होगा? नाइट्रेट जो रिएक्ट करता है विथ हीमोग्लोबिन, नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन टू फॉर्म नॉन फंक्शनल मेथमोग्लोबिन। ठीक है, तो नॉन फंक्शनल मेथमोग्लोबिन फॉर्म कर लेता है एंड इम्पेयर्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जब ब्लड में आपके हीमोग्लोबिन से एक्टिव मतलब हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर लेता है, रिएक्ट हो जाता है उससे, तो मेथ हीमोग्लोबिन बना लेता है, मेट हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो शरीर में नहीं हो पाता है ना। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेथहीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिनीमिया, है ना। तो ये नाम है, ये हो जाता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। मेट हीमोग्लोबिनीमिया, है ना, बहुत तगड़ा नाम है इसका। ठीक है, तो एक्सेस नाइट्रेट की वजह से होता है। और यूपीपीसीएस ने पूछा था क्वेश्चन पूछा था, नाइट्रेट की वजह से क्या होता है? मेट हीमोग्लोबिन बना लेता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिल के नाइट्रेट। ओके, और इसमें इस कंडीशन को ये बोला जाता है मेट हीमोग्लोबिनेमिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पीसीएस 2021 में पूछा गया था। फ्लोराइड की वजह से क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर में, पीने वाले पानी में अगर फ्लोराइड बढ़ जाए तो कॉजेस न्यूरोमस्कुलर डिसास्टर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, टीथ डिफॉर्मिटी, हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड स्टिफ एंड पेनफुल जॉइंट्स, कई प्रकार की समस्याएं। देखिए, न्यूरोमस्कुलर नर्व सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। इसको कहते हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस, फ्लोराइड की वजह से होती है ना, स्केलेटल फ्लोरोसिस। ओके, फ्लोराइड वही स्केलेटल फ्लोरोसिस। और भारत में कहीं पर देखिए है, ज़्यादा पाया जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस इज प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन 13 स्टेट्स ऑफ इंडिया। द मैक्सिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड विच द ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट इज 1.5 पार्ट्स पर मिलियन ppm कर सकती है। लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ऑफ फ्लोराइड आयन कॉजेस फ्लोरोसिस। ओके, तो ये सब बीमारियां हो सकती हैं। फ्लोराइड से क्या होता है? स्केलेटल फ्लोरोसिस। आर्सेनिक की वजह से क्या होता है?
ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर may lead to leaching of arsenic from soil and rock sources and contaminate ग्राउंड वाटर। अब देखिए आज की डेट में क्या है कि आप देखे होंगे, अपने गांव में देखे होंगे, शहर में देखे होंगे, इतने ज़्यादा पंप सेट लग चुके हैं सबके घरों में। वो बोलते हैं छोटा वाला टिल्लू पंप होता है ना, वो सबके यहाँ लग चुके हैं। लोग पानी इतना ज़्यादा बहा रहे हैं, इतना पानी बहता जा रहा है, नहा रहे हैं। और शहरों में जब रहते हैं तो पानी की वैल्यू थोड़ा आपको समझ में आती है, और गाँव वगैरह में भी है, गाँव वगैरह में है, लेकिन गाँव में लोग अब थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी को वेस्ट कर रहे हैं, बहा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, नीचे का पानी बहुत तेज़ी से बाहर आ रहा है। तो ये जो लीचिंग होगी जब आर्सेनिक वगैरह की, तो आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। क्रोनिक एक्सपोजर टू आर्सेनिक कॉजेज ब्लैक फुट डिसीज़। ब्लैक फुट डिसीज़ इट आल्सो कॉजेज डायरिया, पेरिफेरल न्यूरिटिस, हाइपरकिरोटिसिस एंड आल्सो लंग एंड स्किन कैंसर। ठीक है, तो ब्लैक फुट डिजीज़ आर्सेनिक की वजह से होती है। हाइपर किरोटोसिस भी इसी से होता है। ओके, आर्सेनिक कंटेमिनेशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन ट्यूबवेल डग एरियाज। ट्यूबवेल जहाँ पे हैं, देखिए वही बता रहे, ट्यूबवेल डग एरिया जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह ज़्यादा हैं वहाँ पे, इन द गंगेश डेल्टा वेस्ट बंगाल, कॉजिंग सीरियस आर्सेनिक पॉइजनिंग टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। 2007 की स्टडी फाउंड दैट ओवर 137 मिलियन पीपल इन मोर देन 17 कंट्रीज आर प्रोबेबली अफेक्टेड बाय आर्सेनिक पॉइजनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आर्सेनिक की वजह से तो ये सब बीमारियां, ब्लैक फुट डिसीज़, हाइपर किरोटोसिस, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लें। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन IAS प्री 2018 में पूछा गया। आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। क्या है पहला स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। ट्रॉपिकल वाटर क्या है, ट्रॉपिक आप जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ट्रॉपिक जो होते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, तो ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। सही बात है, यहाँ पर होती हैं। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। कोरल रीफ को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ती। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, तो सबसे बड़ी रीफ है, सबसे बड़ी भित्ती बोलते हैं, कोरल रीफ है। तो कह रहे हैं कि मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हैं। मोर देन 1/3 यहाँ पर हैं। ओके, कोरल रीफ होस्ट फॉर मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला दैन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कोरल रीफ, ये यूपीएससी ने इसको सही माना। यूपीपीसीएस ने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा, कह रहे हैं कि कोरल रीफ वगैरह में ज़्यादा नंबर में एनिमल होते हैं, प्लांट वगैरह होते हैं। किसमें, कोरल रीफ में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ज़्यादा होते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और यूपीएससी ने इसको सही माना। यूपीएससी ने माना कि हाँ, ये तीनों चीज़ जो यहाँ पर दिया गया है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ जो है कि ट्रॉपिकल वाटर में पाई जाती हैं, और ये 1/3 जो है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के वाटर्स में उधर इर्द गिर्द हैं। ओके, होस्ट मतलब कि तीसरा स्टेटमेंट जो यही कह रहे हैं कि कोरल रीफ में ज़्यादा प्लांट और एनिमल डाइवर्सिटी है, उस किससे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ज़्यादा है। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट यूपीएससी ने सही माना। यूपीएससी ने माना कि ये तीनों चीज़ें सही हैं। ओके, लेकिन आयोग ने यहीं से एक क्वेश्चन पूछा। कहाँ गया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, कहाँ चला गया। हाँ, तो चलिए आगे होगा तो हम देख लेंगे। आयोग ने जब पूछा तो आयोग ने दोनों को मारा। दोनों को आयोग ने माना कि सर्वाधिक ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। आयोग ने 2 ऑप्शन दिए थे, ओशियन को बोला था, कोरल रीफ को बोला था एक ऑप्शन, दूसरा रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ऑप्शन दिया था। तो उसने दोनों को माना कि दोनों में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। लोग कोरल पे अपनी आपत्ति देने लगे, कोरल में ज़्यादा है, क्योंकि यूपीएससी ने भी माना है ना। तो ये याद रखिएगा। कोरल होते क्या हैं, कोरल जो होते हैं, कोरल जो एनिमल होते हैं, कोरल एनिमल होता है। ओके, और एल्गी होते हैं, ज़ूज़ैंथले माइक्रोस्कोपिक एल्गी यानी प्लांट होते हैं। एल्गी ज़ूज़ैंथले नाम है, ज़ूज़ैंथले नाम के एल्गी यानी प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं। कोरल एनिमल होता है ना। अब देखिए क्या होता है, प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है प्लांट। और कोरल एनिमल है तो एनिमल क्या करेगा, CO2 छोड़ेगा और ऑक्सीजन लेगा। यानी CO2 इसको मिल जाता है यहाँ से, कोरल से, और इसको ऑक्सीजन मिल जाती है यहाँ एल्गी से, ऑक्सीजन मिल जाती है कोरल को, और CO2 मिल जाता है कोरल से इसको, एल्गी को, प्लांट को।
तो एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में सब रहते हैं और कोरल जो होते हैं वो यहीं पर मरते हैं, बढ़ते मरते चले जाते हैं और अपना कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन होता है उसको छोड़ते चले जाते हैं, जो एक तरह से द्वीप बन जाता है, आइलैंड बन जाता है। यही ग्रेट बैरियर रीफ है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा वो हो जाता है, पेड़ पौधे हो जाते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। इसीलिए कोरल रीफ को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता है। समुद्र का रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। ओके, देखिएगा कभी अंडमान निकोबार जाइएगा तो ज़रूर नीचे जाकर देखिएगा, ज़मीन के अंदर कह रहे हैं, पानी के अंदर घुसिएगा तो जाकर देखिएगा, आपको दिखेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। इकोसिस्टम, सबसे बड़ा अर्थ का इकोसिस्टम कौन सा है? तो वो बायोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो बायोस्फीयर होता क्या? द बायोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। बायोस्फीयर क्या है? अर्थ का ही पार्ट है जहाँ पर जीवन एग्जिस्ट कर सकता है। बायोस्फीयर देखिए ये होता है बायोस्फीयर, ये आपने लिखा बायोस्फीयर, ये आपने बनाया। ये होता है लिथोस्फीयर। क्या है? चलिए यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर ये देखिए बायोस्फीयर है। लिथोस्फीयर भी इसी में आ जाता है, मतलब जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो लिथोस्फीयर। जहाँ पर एटमॉस्फेयर ही आ जाता है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करे तो वो भी बायोस्फीयर में आ जाएगा। हाइड्रोस्फीयर पानी वाला क्षेत्र जहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही। तो बायोस्फीयर वही एरिया है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ होती है, जीवन जहाँ पर होता है। एटमॉस्फेयर को और भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना, यही है ना एक्सोस्फेयर। इसको और में कर सकते हैं आप लोग। ओके, ठीक है। तो ये है बायोस्फेयर। ओके, और बायोम क्या है? बायोम ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अलग होते हैं। जैसे हम बायोम की अगर हम बात करें तो बायोम में कई चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि एक होता है टुंड्रा, टैगा, इस प्रकार से बायोम हो जाते हैं अलग अलग प्रकार से। वो क्लाइमेट वगैरह पे डिपेंड करते हैं, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही, किस प्रकार का टेम्परेचर है, किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, किस प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से होता है। जैसे आप चले जाइए अंटार्कटिका में तो वहाँ पर रील पाए जाएंगे, आप पेंगुइन देखेंगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वो अलग बायोम हो जाता है ना, तो वो है। ओके, चलिए, हु ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी। हमने बताया था डीप, बहुत डीप बात बोल दिया आपने। इसके लिए फिर एक दोस्त ने कहा कि बहुत डीप बात बोल दी है, फिर कह रहा है कि अरे नहीं, अर्ने नहीं, इसने दिया था ये टर्म। इकोलॉजिकल निके ये टर्म दिया गया है किसके द्वारा? निके। आई हमने बताया था ग्रिनेल, निके, ग्रिनेल, निके। ओके, ग्रिनेल। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। द मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज़ ग्लोबल हेक्टेयर है। मेजर कैसे करते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कैसे करते हैं? ग्लोबल हेक्टेयर में। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब कि इंसान जैसे है वो अपना पदचिन्ह छोड़ के चला जाता है इस धरती से। ये पदचिन्ह ही तो हैं जो इतना ज़्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और नदियों में पानी ख़त्म हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये तो हमारे फुटप्रिंट ही तो हैं। तो वही ग्लोबल हेक्टेयर्स में इसको मापते हैं, याद रखिएगा। द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड हिज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। The minimum area of land required to completely sustain the life of the person is called his ecological footprint, है ना। एक आदमी के लिए कितना लैंड एरिया चाहिए कि अपनी लाइफ जी सके। लेकिन इंसान की क्या है कि बहुत इंसान ग्रीडी होता है, उसको जितना भी मिलेगा उसे कम ही लगेगा। आप कल 20,000 रुपये कमाएंगे तो आपके अंदर ये अभिलाषा होगी कि 20 ना अब हम 40 कमाएं, है ना। आप 2 व्हीलर से चलते थे, आपके पास 4 व्हीलर आ जाएगी तो आप भी सोचोगे कि अब 4 व्हीलर तो है, लेकिन अब महिंद्रा की जगह अब हम सोच रहे हैं कि मर्सिडीज़ बेंज ले लें, है ना। तो इंसान इस प्रकार से है। और एक लाइन होती है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती हैं, पैसे से संसाधन मिल सकते हैं, आपको सुविधाएं आपकी बढ़ सकती हैं। खुशियाँ तो बिना पैसे वाला व्यक्ति भी खुश होता है। एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक छोटी सी बच्ची थी कहीं इंडिया की ही, उसके पिता जो थे कि मतलब वो झोपड़ी में सब रहते थे, उसके पिता एक साइकिल लेके आए, सेकेंड हैंड साइकिल लेके आए। उनके घर पे साइकिल नहीं थी, सेकेंड हैंड साइकिल लेके आए। तो छोटी सी बच्ची ताली बजाते हुए पूरा कूद रही थी कि मतलब हमारे घर पे साइकिल आ गई, अब हम साइकिल की भी सवारी कर पाएंगे, है ना। तो खुशियाँ वो भी हैं,
पैसे से खुशियाँ नहीं, पैसे से आपके संसाधन, आप सुविधाएं अपनी बना सकते हैं। पैसे आपके पास होंगे तो आप 4 व्हीलर रख सकते हैं, आपके पास पैसे होंगे तो आप एसी लगा सकते हैं, फ्रिज रख सकते हैं अपने घर में, और आप फ्लाइट में सफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन कुछ जगहों पर क्या है कि पैसे से खुशियाँ भी खरीदी जाती हैं। तो ये है। चलिए, तो ये अलग बात हो गई थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए, वही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीपीसीएस दागेगा आपके सामने। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है 1986, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल वगैरह ये सब एक्ट और यहाँ पे गलत दिया है, और ये गलत दिया था, इसको आयोग ने भी नहीं माना है, सही नहीं माना, ये गलत था। तो ये सब इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। पहला लेक्चर आप देख लीजिए बेहतर तरीके से। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि द प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉप लेवल इज सेट टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? ऑटो कहते हैं, ऑटो मोड में लगा दो। ऑटोट्रॉप जो खुद ही अपना भोजन बनाते हों। ऑटोट्रॉप क्या है? पेड़ पौधे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। आप थोड़े ले जाते हैं वहाँ पे कि आप तो हेटेरोट्रॉप है ना, आपको भोजन बनाने के लिए आपको गैस ऑन करनी होती है, लकड़ी जलानी पड़ती है। और पौधे क्या करते हैं? सनलाइट से लेते हैं, वो अपने आप करते रहते हैं। उनमें जाइलम फ्लोएम होता है, चारों तरफ अपना फैलाते रहते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या पहुँचाना सब अपना करते रहते हैं। ओके, तो वो ऑटोट्रॉप्स हैं, वो खुद अपना भोजन बनाते हैं। आप घास हो गई, ग्रास हो गई, ये सब अपना ऑटोट्रॉप्स होते हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना कर लेते हैं। द प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉप लेवल इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेटेरोट्रॉप लेवल। हेटेरोट्रॉप क्या है कि जो डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप पे, ऑटोट्रॉप पे डिपेंड होते हैं। इंसान हो गया, जीव जंतु हो गए, डिपेंड होते हैं। गाय क्या खाती है? घास खाती है। शेर क्या खाता है? शेर क्या खाता है? शेर घास तो खाएगा नहीं, हेटेरोट्रॉप है। गाय खाती है घास, गाय खाती, वो टॉपिक लेवल में अलग हो जाएगा। तो गाय तो घास खाती है, लेकिन घास बनाती थोड़े है गाय। घास तो अपने आप फोटोसिंथेसिस करके ऊपर बनी है। तो वो सेकेंडरी जो हो जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाते हैं। हम भी सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। यानी एक होते हैं शाकाहारी, एक मांसाहारी, और एक होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी में मतलब कि जो सब कुछ खाते हैं। इंसान वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों होता है ना। ये चीज़ है, हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें सही हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोट्रॉप लेवल इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेटेरोट्रॉप लेवल। ओके, दोनों सही है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन पूछा गया ROARO 2017 में। अब देख लीजिए लोक सेवा आयोग का लेवल, ऐसा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो पूछता है यूपीएससी इन्वायरमेंट वगैरह से। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी ये किस लेवल की होनी चाहिए कि आपको सभी क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन तो सही हो। तो तैयार रहिए एकदम। और इतना ही आसान अगर होता तो गली मोहल्ले में डीएसपी मिलते, हर एक गली में डीएसपी, बीडीओ, लेखपाल भी नहीं मिलते हैं, लेखपाल भी बहुत दूर दूर मिलते हैं। बीडीओ मिल जाते, डीएसपी मिल जाते, आरएफओ मिल जाते, बगल में गली में यहाँ पे आरएफओ रह रहे हैं तो वहाँ पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे वो रह रहे हैं, इस प्रकार नायब तहसीलदार। तो इतना आसान नहीं है, आसान होता तो वही बात हो जाती। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इसी एक्ट के थ्रू बनी 2003 में, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। बस ऐसे ही बता दिए, ऐसे ही। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट थोड़े हैं, ये गलत है। हॉट स्पॉट क्या होता है अभी हम बताते। इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, दैट इज ईस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न घाट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ईस्टर्न हिमालयास की बात कर रहा है, ईस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। वेस्टर्न हिमालय तो थे नहीं ना, वेस्टर्न हिमालय है हॉट स्पॉट में, वेस्टर्न हिमालय नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है कि पहला सही हो जाता है और दूसरा पहला भी गलत है कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर हॉट स्पॉट से दिया गया है कि ईस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न साइड वाला हिमालय है। ईस्टर्न साइड किधर, जैसे आप ईस्टर्न साइड अरुणाचल प्रदेश के साइड की बात हो रही। वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट की बात करें जैसे कि सह्याद्री वगैरह है, जो आप भारत के मैप में हम देखते हैं। ऐसे कुछ मैप भारत का सही हमसे बन नहीं पाता, ये ऐसे, हाँ, इस एरिया में पूरा ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न ये पार्ट वाला हिमालय का, और
इंडो म्यांमार बॉर्डर, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे, और सुंडा लैंड आता है जो मतलब वहाँ पर अंडमान निकोबार भी उसी में आ जाते हैं, ठीक है। सुंडा लैंड इंक्लूड्स द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बट डज नॉट इंक्लूड द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पर लिखा है कि सुंडा लैंड इंक्लूड्स द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, सिर्फ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को इंक्लूड करता है सुंडा लैंड, लेकिन अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को नहीं करता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जब यूपीपीसीएस पूछता है तो वो मान लेता है कि सही है। और यहाँ पर भी देखिए वेस्टर्न हिमालय तो नहीं है, वेस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में नहीं है, इसलिए यह गलत होता है। अंडमान और निकोबार आइलैंड भी सही हो जाते हैं, ओके, क्योंकि उनको पूरे तरीके से एक ही बोला जाता है, एक यूनियन टेरिटरी, ओके। तो यहाँ पर डी सही होगा, ना तो एक ना तो दो। और भारत में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कई पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है, ठीक है। तो भारत में जो कि ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो म्यांमार बॉर्डर और सुंडा लैंड का एरिया यानी अंडमान और निकोबार उसमें आ जाता है। 4 हैं और पूरे विश्व में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट प्रेजेंट टाइम में हैं, ओके। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी सैचुरेटेड एरिया इन इंडिया, तो वेस्टर्न घाट कई बार पूछा गया। विथ रिफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज रिगार्डेड एज हॉट स्पॉट, अंडमान निकोबार आइलैंड, गंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया, नन ऑफ द अबव, तो अंडमान निकोबार आइलैंड। अब यहाँ पर क्या होता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट की हम बात की थी कि हॉट स्पॉट की बात करेंगे तो थोड़ा हॉट मौसम चल रहा है तो थोड़ा नॉर्मल रहो, तो नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में ये टर्म दिया था, कंसेप्ट ये दिया था। और इसकी कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट होते हैं। पेपर अगर टफ बनाया जाता है तो ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। कैसे रखी जाएंगी, जैसे स्पेसीज एंडेमिज्म, एंडेमिज्म मतलब कि वहाँ की रहनी हो, एंडेमिक हो वहाँ पे, मतलब वहीं पे पाई जाती हो। इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पेसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स, 0.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल एज इंडेमिक, मतलब 1500 से स्पेसीज जो होनी चाहिए वहाँ पर वस्कुलर प्लांट हो। वस्कुलर प्लांट मतलब जो मतलब जैसे कि जाइलम फ्लोएम के थ्रू फूल भी उसमें लगते हों, इस प्रकार के प्लांट वस्कुलर प्लांट के अंतर्गत आएंगे। तो 1500 वैरायटी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो स्पेसीज इंडेमिज्म की कह रहे हैं, वैरायटी होनी चाहिए, मतलब बायोडाइवर्स होना चाहिए एकदम, ओके। और डिग्री ऑफ थ्रेट की भी बात है, दूसरी क्राइटेरिया डिग्री ऑफ थ्रेट, इट हैज़ टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, 70% तक उसका हैबिटेट लॉस्ट हो चुका हो, ख़त्म हो चुका हो, उसी को ही बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहा जाता है। ये क्राइटेरिया 1500 से ज़्यादा, एटलीस्ट नहीं, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 1500 स्पेसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट होनी चाहिए, यानी स्पेसीज इंडेमिज्म होना चाहिए। दूसरी चीज़ डिग्री ऑफ थ्रेट, एटलीस्ट मतलब इट हैज़ टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, कम से कम 70% तो उसका हैबिटेट लॉस्ट हो चुका हो, उसी क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहेंगे। भारत में हिमालय वाला यानी ईस्टर्न हिमालय है, इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका है, और सुंडा लैंड जिसमें अंडमान और निकोबार आ जाता है, ओके। तो ये 4 हॉट स्पॉट हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बारिश होगी। आप देखे होंगे जब भी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा हरियाली छा जाती है। तो आप ये भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जीव जंतु, जैसे कि बारिश शाम को होने वाली है तो बहुत से कीड़े मकोड़े बहुत से निकलने लगते हैं, तो ज़्यादा उनकी मतलब डाइवर्सिटी हो जाती है। उस समय होती है जब बरसात का सीज़न रहता है, वही जहाँ पर हमेशा बारिश होती है तो वहाँ पर ऐसे ही ज़्यादा होते हैं, पूरा हरा भरा माहौल रहता है ना। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और कोरल रीफ को क्या कहते हैं, कोरल रीफ को कहा जाता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। ये देखिए क्वेश्चन ये पूछा था, क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा 2018 में, और यूपीपीसीएस यानी लोक सेवा आयोग ने ये क्वेश्चन दोनों माना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है और कोरल रीफ भी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर, किसमें सर्वाधिक है स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो वो सर्वाधिक है यहाँ पर आयोग ने यूपीपीएससी ने माना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ यानी दोनों में है। लेकिन यूपीएससी ने जब यहीं पे क्वेश्चन पूछा तो यूपीएससी ने इसी को माना, कोरल रीफ वाले एरिया को, ओशियन को ही माना। यूपीएससी ने कोरल रीफ वाले एरिया को माना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन है, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज वाज पोस्टुलेटेड बाय जोसेफ फोरियर, याद रखिए 1824 में ग्रीन हाउस गैसेज वाला टर्म किसने दिया, जोसेफ फोरियर, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल कम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005, हमने कल बताया कि 16 फरवरी कम इनटू फोर्स, क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो में हुई थी पहली बार COP3 1997 में, ठीक है। 2005 में 16 फरवरी 2005 में ये फोर्स हो चुका, मतलब
आ गया एकदम, इसको अडॉप्ट कर लिया, मतलब इसको मान लिया गया 2005 में। और दूसरा पॉइंट लिखा है कि क्योटो प्रोटोकॉल डील्स प्राइमरली विद द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात नहीं हुई, ये तो यूनाइटेड नेशन फ्रेम और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें हैं, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड बातें हैं। ओजोन लेयर से तो रिलेटेड हमने कल ही बताया था आपको कि वियना कन्वेंशन आया था, वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की बातें करता है वियना कन्वेंशन। लेकिन इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहता है कि सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट ओजोन लेयर, उसको बैन करने की बात करता है। कौन से ऐसे सब्सटेंस जो उसको डिप्लेट कर रहे हैं ओजोन लेयर को, तो उससे बातें ये करता है ना, यही है ना। अब ये केम इनटू फोर्स 16 फरवरी 2005 को हुआ था, यानी दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा सही है। मीथेन एज ए ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल दैन द कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही, ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही कि ओजोन को डिप्लेट करने के लिए। ओजोन का डिप्लेशन जो होता है कुछ गैसें करती हैं, मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, ओजोन का उससे 21 गुना कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, मीथेन का उससे 21 गुना ज़्यादा है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP। ये फिर से हम देख लें, फिर से आप लोग कन्फ्यूज हो चुके होंगे। पहला स्टेटमेंट क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005, सही है। क्योटो प्रोटोकॉल डील्स विद प्राइमरी डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, नहीं, हमने बताया कि वियना कन्वेंशन इसकी बातें करता है और इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सब्सटेंसेस की बात करता है। मीथेन एज ए ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल दैन कार्बन डाइऑक्साइड, यस हार्मफुल है, तो इसलिए 1 और 3 करेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, 16 फरवरी 2005 की UNFCCC, द इन्वायरमेंटल लाइफ साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड इज चेंजेबल व्हाइल द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रीमेन कांस्टेंट। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रहता है ज़्यादा, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेज कजेज द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा करती है, तो वाटर वेपर है। वाटर वेपर जल वाष्प है, 36 से 72% तक ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रीन हाउस के लिए, 36 से 72% तक। जब भी वेपर बनता है, जब भी भाप बनती है, भाप देखे होंगे आप लोग, आप भाप देख लीजिए, जब आप कुकर की सीटी निकालते हैं तो उसको देखिए कितना ज़्यादा उसमें स्पेसिफिक हीट होती है, उसको टच करिएगा तो आपका उंगली जल जाएगी, आपकी उंगली जल जाएगी। तो वाटर वेपर जब पर्यावरण में होता है तो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ग्लोबल वार्मिंग उससे होती है। ठीक है, जब ग्लोबल वार्मिंग और सभी गैसों से बढ़ेगी तो वाटर वेपर भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा पानी भाप बन के उठेगा ऊपर और ज़्यादा वार्मिंग और बढ़ाएगा। तो वैसे भी वाटर वेपर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे नंबर पे है 9 से 26%, फिर मीथेन का नंबर आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग में, और फिर ओजोन आता है 3 to 7%, ओजोन O3 है ओजोन। ओके, ये भी ओजोन भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन रिस्पॉन्सिबल है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन नहीं रिस्पॉन्सिबल है। आर्गन नहीं रिस्पॉन्सिबल, हमने बताया कि 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है CO2 पाई जाती है लगभग 21%, उसके बाद आर्गन पाया जाता है और उसके बाद CO2 पाई जाती है नेचुरल तरीके से, अगर पर्यावरण सही तरीके से रहे तब। ओके, CO2 पाई जाती है। आर्गन उसमें जो है ये जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग हिंदी में क्या कहेंगे इसको, वैश्विक तापन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है आर्गन गैस। आप कमेंट करिएगा, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड वैश्विक तापन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इंडिकेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी कंडीशन इम्पैक्ट इंडिकेट कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर जो होता है बर्फ़ जो है कि पिघलेगी, है ना। राइज इन सी लेवल, जब बर्फ़ पिघलेगी तो सी लेवल राइज होगा ही। ओके, चेंज इन द वेदर कंडीशन भी चेंज होगी जो हम लोग देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है। राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, चारों चीज़ें होंगी। IAS 2009 में पूछा था। इस प्रकार के स्टेटमेंट आपकी UPPCS में देखने को मिलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग, राइस फील्ड दिया गया है नंबर 1, कोल माइनिंग, डोमेस्टिक एनिमल और वेटलैंड। कह रहे हैं कि विच ऑफ द
विच ऑफ द एबव इज अ सोर्स ऑफ मेथेन अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। कौन है जो सोर्स है मेथेन का, ग्रीन हाउस गैस? मेथेन के कौन से ऐसे सोर्स हैं? राइस फील्ड, आपने देखा होगा कि राइस फील्ड जो है ये भी मेथेन यहाँ से बहुत ज़्यादा निकलती है। कोल माइनिंग से मेथेन निकलती ही है। डोमेस्टिक एनिमल जो हैं वो भी मेथेन गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वेटलैंड से भी मेथेन निकलती है। वेटलैंड सेम राइस फील्ड की तरह वेटलैंड भी होते हैं, तो वेटलैंड से भी मेथेन गैस निकलती है। तो यहाँ चारों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ओके, मैक्सिमम 76% ऑफ द टोटल मेथेन इमिशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज इमिटेड थ्रू द वेटलैंड ओनली। ओके, द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैडी फील्ड्स एंड इज इन्वॉल्व इन द ग्लोबल वार्मिंग। तो मेथेन है, मेथेन 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 राइस फील्ड से। 10% ऑफ ओजोन लेयर इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर, 90% इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में भी मेथेन पाई जाती है। सिर्फ कहा जाए कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है तो नहीं, और ट्रोपोस्फेयर में भी मेथेन पाई जाती है, सिर्फ 10% पाई जाती है लेकिन यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में की जो ओजोन होती है उसको गुड नहीं बोलते हैं, इसको बैड ओजोन बोला जाता है। बैड ओजोन है। और लेकिन यही स्ट्रेटोस्फेयर में जब होती है तो उसको गुड ओजोन कहते हैं कि बढ़िया ओजोन है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेस को, यूवी रेस को वो एब्जॉर्ब कर लेती है और जो धरती पर नहीं पहुँच पाते हैं, है ना, जो धरती पर नहीं पहुँच पाते हैं। ओके ओके ओके, याद रखिएगा। तो 10% ओजोन यहाँ पाई जाती है। और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन नेचुरल रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा रेगुलेट की जाती है। प्लस सनलाइट भी होते हैं और प्लस हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सनलाइट के द्वारा रेगुलेट की जाती है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर नेचुरली रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, ठीक है। तो टोपोस्फेयर में भी ओजोन लेयर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में तो पाई ही जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा कहाँ पाई जाती है। थिकनेस इज हाईएस्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, लोवेस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। डॉप्सन यूनिट इसके लिए होती है, ओजोन के लिए डॉप्सन यूनिट के द्वारा इसको मापा जाता है। ओके, ठीक है। ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे, ओजोन लेयर को बचाने का एक दिवस मनाया जाता है। ओजोन लेयर को बचाने के लिए इन 1994 यूनियन जनरल असेंबली डिक्लेयर 16 सितंबर एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। 16 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा घोषित कर दिया गया 1994 में कि 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ सब्सटेंसेस द डिप्लेट ओजोन लेयर इन 1987 में 16 सितंबर को ही ये आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट ओजोन लेयर। ओके, तो 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाया जाता है। यूपी पीसीएस ने सीधे क्वेश्चन पूछ दिया कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, थीम नहीं पूछा था। आप कमेंट करिएगा थीम क्या है, ओजोन डे जो होता है 16 सितंबर को, उसकी थीम क्या है। और आप कमेंट करिएगा 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। एक लेक्चर और इन्वायरमेंट में होगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रखे जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ध्यानपूर्वक आपने देखा होगा। अगर आप यहाँ तक हैं तो ध्यानपूर्वक ही आपने देखा होगा। तो आपसे मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।